नमस्कार दोस्तों, राजश्री एजुकेशन चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को भी आपको दबाना है। मेरे दोस्तों, मैं आपको जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में बता रहा था। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में क्या क्या सुधार किया वो आपको मैं बताना चाहूंगा। सुधार बेंथम के उपयोगितावाद में जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या क्या संशोधन किया, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों कि बेंथम के उपयोगितावाद की इंग्लैंड के अंदर आलोचना होने लग गई थी कि बेंथम का उपयोगितावाद क्या है, निरर्थक है। बेंथम का उपयोगितावाद क्या है, निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि ये उपयोगितावाद क्या है, इंद्रिय सुख वाला है, और भौतिक सुख वाला है। इस तरह से कहकर इंग्लैंड के लोगों ने बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना की कि बेंथम का उपयोगितावाद क्या है, इंद्रिय सुख वाला है, भौतिक सुख वाला है। वहां पर कोई नैतिकता, स्वतंत्रता, मानवीय दृष्टिकोण या व्यक्तित्व का विकास जैसी कोई चीज इस सुख के अंदर, इस उपयोगिता के सिद्धांत में, बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत में नहीं है, और इसलिए लोगों ने वो आलोचना की। लेकिन दोस्तों, जो जिसका प्रिय होता है, शिष्य होता है, ये उसका अनुयायी था। बेंथम का अनुयायी कौन है? जॉन स्टुअर्ट मिल थी। ये उनका सच्चे शिष्य मानो, एक शिष्य, अनुयायी मान सकते हो आप, ठीक है मेरे दोस्तों। तो एक सच्चा शिष्य के रूप में जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी भूमिका निभाई, और जो उसकी आलोचना कर रहे थे तो सामने आकर, यानी कि बेंथम की ढाल बनकर सामने आकर कहता है कि नहीं, बेंथम का उपयोगितावाद गलत नहीं है, बेकार नहीं है, निरर्थक नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, आत्मिक है, स्वतंत्रता वाला है, अंतःकरण वाला है। तो इस तरह से कहकर बेंथम के उपयोगितावाद की जो आलोचना हो रही थी, उस आलोचना को उसने नहीं होने दिया, और उसके बाद में उसमें संशोधन करता है मेरे दोस्तों। तो ध्यान दो, जब उसकी आलोचना हो रही थी तब बेंथम ने क्या कहा, उसकी ढाल बनकर, जब आलोचना हो रही थी बेंथम के उपयोगितावाद की, तो उसकी ढाल बनकर वो सामने आता है और क्या कहता है मेरे दोस्तों कि बेंथम का उपयोगितावाद क्या है, अच्छा है, अंतःकरण वाला है, मानवीय भावना वाला है, अच्छा व्यक्तित्व वाला है, और नैतिक सुख प्रदान करने वाला है बेंथम का उपयोगितावाद। जबकि बेंथम ने तो इन चीजों की बात ही नहीं की थी। अच्छा, अंतःकरण, मानवीय गुण, व्यक्तित्व वाला, नैतिक सुख, ऐसी कोई बात ही नहीं की थी बेंथम अपने उपयोगितावाद में। लेकिन जब आलोचना होने लग गई थी तो उसकी ढाल बनकर कौन आ गया, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम का क्या है, सच्चा अनुयायी है, सच्चा शिष्य है मेरे दोस्तों। तो उसने बचाने की कोशिश की थी उसके उपयोगितावाद को, और धीरे धीरे उसके उपयोगितावाद में क्या करता है, वो परिवर्तन करता है, संशोधन करता है। तो अब हम मूल जो बिंदु है वो अब शुरू होता है मेरे दोस्तों। तो पहला बात करते हैं अपनी, किसमें उसने संशोधन किया, तो सुख मापक गणना विधि के अंदर पहला संशोधन, सुख मापक
गणना विधि। सुख मापक जो मान्यताएं दी थी बेंथम ने, 7 प्रकार की मान्यताएं दी थी, उसके अंदर उसने संशोधन किया कि बेंथम क्या करता है कि 7 प्रकार की विधि बताई थी कि 7 प्रकार की विधियों के द्वारा सुख को नापा जा सकता है, सुख की मात्रा का पता लग सकता है। लेकिन हमारे मिल महोदय जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि नहीं, सुख का मापक गणना विधि से नहीं हो सकती है, कि जो सुख केवल इंद्रिय वाला होता है, इंद्रिय वाला होता है और भौतिक सुख होता है, उसको अपन नाप सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। लेकिन जो अंतःकरण वाला है, मानवीय भावना वाला है, ठीक है मेरे दोस्तों, अंतःकरण वाला है, मानवीय भावना वाला है, क्या उस सुख को किसी गणना विधि से नाप सकते हैं क्या मेरे दोस्तों? नाप सकते हैं क्या? नहीं। सुख तो क्या है कि मानसिक रूप से भी सुख हो सकता है, नैतिक रूप से भी सुख हो सकता है। तो क्या दिमाग के अंदर हमारे को शांति मिल रही है बिल्कुल अच्छी तरह से, तो क्या उस सुख को नाप सकते हैं, माप सकते हैं बेंथम के अकॉर्डिंग? नहीं। तो जॉन स्टुअर्ट मिल यहाँ उसकी आलोचना करते हैं और आलोचना करके उसमें क्या करते हैं, आलोचना तो नहीं कह सकते हैं लेकिन उसमें संशोधन करते हैं कि सुख को गणना करके गणना विधि के द्वारा नापा नहीं जा सकता है। केवल इंद्रिय और भौतिक जैसे सुख को तो माप सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन क्या अंतःकरण जैसे सुख को, मानवीय जैसे सुख को, मानसिक जो शांति मिलती है उस सुख को, नैतिक सुख को क्या नाप सकते हैं क्या? नहीं। तो ये संशोधन करते हैं कि गणना विधि के द्वारा सुख को नहीं नापा जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों। अगली बात करते हैं अपन कि दूसरा पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के अकॉर्डिंग, उसको आप पूरी तरह से समझना। 2 नंबर का, सुखों में गुणात्मक अंतर, गुणात्मक सुखों में गुणात्मक अंतर होता है, न कि मात्रात्मक। मात्रात्मक बेंथम ने क्या कहा था कि सुख मात्रात्मक होते हैं, गुणात्मक नहीं होते हैं। लेकिन बेंथम ने उसमें संशोधन कर दिया है कि सुख है वह मात्रात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है। एक जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि सुख भले ही कम हो, सुख भले ही कम हो, लेकिन उसकी श्रेष्ठता कितनी है, उसकी उपयोगिता कितनी है, उसकी श्रेष्ठता कितनी है, उसकी उपयोगिता कितनी है, उसके आधार पर यह पता लगता है कि ये सुख क्या है। वो मात्रा में अधिक है, गुण में अधिक है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो सुख शायद निम्न हो, सुख निम्न हो सकता है, लेकिन यदि उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, उसकी श्रेष्ठता ज़्यादा है, तो वह क्या हो गया, उसका गुण हो गया। क्या हो गया? गुण हो गया। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि सुख को मापा भी जा सकता है और उनको गुणात्मक भी होते हैं, यानी कि मात्रा के साथ साथ क्या होते हैं, सुख गुणात्मक भी होते हैं। तो ये याद रखना कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा था कि सुख गुणात्मक भी होते हैं और मात्रात्मक भी होते हैं, दोनों होते हैं। तो बेंथम ने मात्रात्मक भी माना। ठीक है मेरे दोस्तों। इस चीज को समझने के लिए हम एक पंक्ति लिखता हूं तो ताकि आपके समझ में आ जाए मेरे दोस्तों। जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग, जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग मैं एक पंक्ति लिख रहा हूं। कुछ सुख मात्रा में, कुछ सुख मात्रा में, कुछ सुख मात्रा में कम होने पर, कम होने पर भी इसलिए प्राप्त
इसलिए प्राप्त करने योग्य होते हैं, करने योग्य होते हैं कि वे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। श्रेष्ठ व उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। ठीक है, इस पंक्ति से आपको समझ में आएगा मेरे दोस्तों कि सुख मात्रात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। जॉन स्टुअर्ट क्या कहते हैं, कुछ सुख मात्रा में कम होने पर भी इसलिए प्राप्त करने योग्य होते हैं कि वे श्रेष्ठ और उत्कृष्ट होते हैं। अब श्रेष्ठ और उत्कृष्ट का अर्थ हम क्या लगाएंगे? जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि कुछ सुख मात्रा में भले ही कम हो, लेकिन उनको अपन क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि वो श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि वो उत्कृष्ट होते हैं। तो यहां पर श्रेष्ठ व उत्कृष्ट शब्द से क्या तात्पर्य, आपसे पूछा जाए कि श्रेष्ठ व उत्कृष्ट शब्द से क्या तात्पर्य इस पंक्ति के अंदर, तो याद रखना गुण। क्या है? गुण। ठीक है मेरे दोस्तों, हम ये कहेंगे वो व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है, इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है? गुणवान है। ठीक है, तो यही बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाहता है कि कुछ सुख ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, कुछ सुख मात्रा में भले ही कम हो, मात्रा में बिल्कुल कम हो, लेकिन वो क्या है? श्रेष्ठ होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं, इसलिए उनको हमें अपनाना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर श्रेष्ठ और उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है? गुण तो आप समझ गए होंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग गुण सुख मात्रात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, आगे एक पंक्ति, दो पंक्तियों के द्वारा और वो समझाना चाह रहा है। ये मिटा देता हूं मैं आपको, ये यहाँ नीचे लिख देता हूं। जॉन स्टुअर्ट मिल एक क्या कहते हैं? जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहना चाहते हैं कि तो एक मैं बेंथम की पंक्ति पहले लिखता हूं ताकि आपके वो समझ में आ जाए। बेंथम क्या कहता है? बेंथम के इस पंक्ति को पूरी तरह से बदल देते हैं। बेंथम, यदि सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बेंथम की पंक्ति है। यदि सुख की मात्रा समान हो तो पुष्पिन, एक बच्चों का खेल होते हैं, बच्चों का खेल होता है, ये बच्चों का खेल, पुष्पिन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। ठीक है मेरे दोस्त, वो कहता है कि इधर बच्चों का ये पुष्पिन खेल है, बेंथम कहता है, और इधर क्या है? काव्य पाठ है। तो काव्य पाठ से तो किसका सुख मिल रहा है? मानसिक सुख मिल रहा है हमारे को, और खेलने से क्या है? भौतिक सुख मिल रहा है, अर्थात शारीरिक सुख मिल रहा है हमारे को, शारीरिक सुख मिल रहा है। तो क्या मानसिक सुख और शारीरिक सुख दोनों समान है क्या? दोनों समान नहीं है। इसीलिए वो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं कि लोगों के अंदर क्या है कि मात्रात्मक सुख के साथ साथ क्या होता है? गुणात्मक भी होते हैं। तो इस पंक्ति का यहाँ पर ये विरोध करते हैं, उनकी थोड़ी आलोचना करते हैं, खंडन करते हैं और संशोधन करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि समान होते हैं। अगली पंक्ति देखना आप, जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं? ये तो बेंथम की है, ये वाली नीचे वाली।
जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग एक संतुष्ट सुअर की तुलना में एक असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है। ठीक है मेरे दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि एक संतुष्ट सुअर की तुलना में एक असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है। वो कह रहे थे ना कि दोनों ये सुख क्या है कि दोनों बराबर है, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, मानसिक सुख अलग होता है, शारीरिक सुख अलग होता है। वो समान मान रहा है यहाँ पर, लेकिन लोग उसको अलग अलग मानते हैं लोग। ये एक संतुष्ट सुअर क्या होता है? जानवर होता है। जानवर सुख प्राप्त हो रहा है लेकिन वो संतुष्ट है, अपने सुख में क्या है? संतुष्ट है। इधर एक मनुष्य है, लेकिन वो क्या है? असंतुष्ट है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल क्या करता है कि मनुष्य असंतुष्ट है इसकी तुलना में, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या है? अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मनुष्य श्रेष्ठ होता है अपने भौतिक रूप से, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से। उसमें सोचने समझने की क्या होती है? पावर होता है उसके अंदर, सोचने समझने की क्षमता होती है उसके अंदर। तो क्या एक सुअर जो जानवर होता है उसके सुख को और इसके सुख को क्या बराबर मान सकते हैं? नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि दोनों में गुणात्मक अंतर पाया जाता है। जानवर में अलग गुण होता है और मनुष्य में गुण अलग होता है। भले ही मनुष्य संतुष्ट न हो, असंतुष्ट हो, लेकिन वो सुअर जो संतुष्ट है उसकी तुलना में बहुत अच्छा है मेरे दोस्तों। तो ये अच्छा क्यों है? गुणात्मक रूप से, क्योंकि मनुष्य में क्या है? बुद्धि होती है, विवेक होती है, क्षमता होती है। तो आप समझ गए होंगे। एक पंक्ति में और आपके सामने लिख रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं, आगे मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। एक पंक्ति और लिखता हूं। एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख से अच्छा है मेरे दोस्तों। इस पंक्ति से भी आपके समझ में आएगा कि बेंथम का उपयोगितावाद तो क्या है? मात्रात्मक है, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल का उपयोगितावाद क्या है? मात्रात्मकता के साथ साथ गुणात्मक भी है। एक असंतुष्ट सुकरात, यहां पर सुकरात है। सुकरात का मतलब मानव है। प्लेटो के गुरु थे ना, मानव, प्लेटो के गुरु इंसानी तो थे, प्लेटो के गुरु इंसानी तो थे, लेकिन वो क्या करेंगे? ये असंतुष्ट है। लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति है, वो क्या है? संतुष्ट है। ठीक है मेरे दोस्त। तो
एक मूर्ख व्यक्ति है जिसको बुद्धि नहीं है, बौद्धिक क्षमता नहीं है, विवेक नहीं है, लेकिन वो संतुष्ट है। ठीक है। एक मानव जो सुकरात जैसा मानव है वो असंतुष्ट है। तो आप बताओ कि जिस व्यक्ति में विवेक नहीं है वो संतुष्ट है लेकिन उसमें गुण नहीं है। क्योंकि गुण नहीं है, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, तो क्या इसमें जो इसको जो सुख मिल रहा है वो मात्रात्मक तो है, लेकिन क्या गुणात्मक है? क्या नहीं। क्योंकि और इसमें इसको जो ये असंतुष्ट है, इसको किसी प्रकार का सुख नहीं मिल रहा है, असंतुष्ट है, लेकिन इसमें विवेक है और विवेक के द्वारा जो सुख मिल रहा है वो क्या है? गुणात्मक है। क्या है? गुणात्मक है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल हमें यह बताना चाहता है कि व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, क्षमता के आधार पर जो सुख मिलता है वह गुणात्मक होते हैं। अर्थात हम ये माने कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग सुख क्या होते हैं? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। तो ये दोनों पंक्तियां याद रखें मेरे दोस्तों। ठीक है, ये दोनों तीनों पंक्तियां आप याद रखना। आगे बात करते हैं हम कि आगे बात करते हैं 3 नंबर पर कि अन्य व्यक्तियों का सुख। अन्य व्यक्तियों का सुख। बेंथम क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के ऊपर बल दे रहा है कि व्यक्ति अपने ऊपर ही अपने को सुख चाहता है कि मुझे सुख मिले। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहता है कि नहीं, कि व्यक्ति जो होता है उसमें बुद्धि होती है, उसमें विवेक होता है, उसमें मानवीय सुख होता है। वो अपने सुख के साथ साथ क्या करता है कि दूसरे के सुख की भी कामना करता है। तो ये बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि मनुष्य अपने विवेक, बुद्धि आदि की क्षमता से वह दूसरों को सुख प्रदान करता है मेरे दोस्तों। जबकि बेंथम ने ऐसी शब्दावली नहीं दी थी। बेंथम ने ये कहा था कि व्यक्ति होते हैं वो खुद ही स्वयं ही सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने उसको कहा कि व्यक्ति में बुद्धि होती है, विवेक होता है, व्यक्तित्व होता है, उसकी वजह से दूसरे लोग भी सुख प्रदान करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये बात कहता है। सर्वश्रेष्ठ गुण की बात करता है, व्यक्तित्व की बात करता है, उसके कारण भी समाज में क्या होता है? लोगों को सुख प्रदान करता है। सीधी सी बात है कि हम समाज के अंदर लोगों से अच्छा बोलेंगे तो लोगों को अच्छा मानवीय व्यवहार करेंगे तो सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये मिलता है, बोली का ही फर्क पड़ता है, वो बात है। 4 नंबर पर बात करते हैं इतिहास व परंपराओं का महत्व है। ध्यान देने की बात है मेरे दोस्तों कि बेंथम ने अपने उपयोगितावाद सिद्धांत में कहीं पर भी इतिहास परंपराओं का उल्लेख नहीं किया। उसने इतिहास और परंपराओं को बिल्कुल पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने संशोधन किया और ये कहा कि उपयोगितावाद सिद्धांत के अंदर इतिहास का और परंपराओं का भी बहुत महत्व है मेरे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि हर देश, हर काल में, हर समय में वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इतिहास से भी सुख प्रदान किया जाता है। तो ये बात जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है जो बेंथम ने नहीं कही थी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सुधार करता है। और वेपर एक विद्वान था। वेपर इसलिए क्या कहते हैं कि वेपर ने मील को
क्या कहा था? ऐतिहासिक सापेक्षवादी। ऐतिहासिक सापेक्षवादी, ऐतिहासिक सापेक्षवादी कहा था। ठीक है मेरे दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत के अंदर बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत को उसने ग्रहण किया और फिर उसके अंदर कुछ संशोधन करता है और इतिहास परंपराओं को इसमें जोड़ देता है। ठीक है ना। तो वेपर क्या करता है? कहता है कि मिल ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में इतिहास परंपराओं को जोड़ दिया, इसलिए मिल को वेपर क्या कहता है? ऐतिहासिक सापेक्षवादी। ये पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत मुख्य है मेरे दोस्तों, तो ये आप याद कर लेना। आगे बात करते हैं। और क्या संशोधन किया? 6 नंबर पे देखते हैं। नैतिकता, आदर्श, व्यक्तित्व, शालीनता, नैतिकता, आदर्श, व्यक्तित्व, शालीनता, क्या ऐसी शब्दावली बेंथम ने अपने उपयोगितावाद में दी? आपको कहीं पर नजर आता है? नहीं मेरे दोस्तों, बेंथम ने इस तरह के शब्दों की बात नहीं की, इनकी बहुत उपेक्षा कर दी थी अपने उपयोगितावाद सिद्धांत के अंदर, अपने सुखवादी सिद्धांत के अंदर, अपना अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सिद्धांत के अंदर ऐसी शब्दावलियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था और यही कहा था कि राज्य का एक ही कार्य है, क्या है? एक ही कार्य है, सुख प्रदान करना, व्यक्तित्व का विकास करना, ये काम राज्य का नहीं है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहता है कि नहीं, नैतिकता, आदर्श, व्यक्तित्व, शालीनता, इनका विकास करना भी किसका काम है? राज्य का कार्य है। ठीक है। तो उसने बेंथम ने अपने उपयोगितावादी सिद्धांत में किसको बल दिया था? सबसे ज्यादा सुख को। किसको बल दिया था? कि सुख। लेकिन वो सुख को बल न देकर जॉन स्टुअर्ट किसको बल दे रहा है? नैतिकता को। अर्थात नैतिकता को बल दे रहा है कि नैतिकता के कारण लोगों को सुख प्रदान होता है, अर्थात अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान होता है। तो याद रखना, नैतिकता, आदर्श, व्यक्तित्व और शालीनता के कारण भी लोगों को अधिक से अधिक सुख प्रदान होता है। इसलिए एक वेपर था। वेपर ने क्या कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल को? जॉन स्टुअर्ट मिल ने वेपर को क्या कहा था कि जॉन स्टुअर्ट मिल पहला व्यक्तिवादी है। जॉन स्टुअर्ट मिल पहला व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये पूछ लिया जाए आपसे कि वेपर ने जॉन स्टुअर्ट मिल को क्या कहा था? पहला व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी कहा था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जामों में आता है मेरे दोस्तों कि पहला व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी कौन है? तो जॉन स्टुअर्ट मिल है। और ये किसने कहा? तो आपका आंसर होना चाहिए वेपर ने कहा था। उसने क्यों कहा वो आप समझिए आप कि पहला व्यक्तिवादी क्यों कहा जाता है। कि वो पहला व्यक्तिवादी इसलिए है क्योंकि उसने बेंथम के उपयोगितावाद में जो सुख था उस सुख के स्थान पे उसने क्या किया कि नैतिक सुख, कि मनुष्य को जब नैतिक सुख प्रदान होता है तभी मनुष्य को क्या मिलता है? सुख प्रदान होता है। अर्थात मनुष्य जब नैतिक होता है, आत्मिक होता है, आदर्श होता है, या फिर अपने कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का विकास होता है, तो वो
पहला व्यक्तिवादी बन गया जॉन स्टुअर्ट मिल ने। तो ये जो मानवीय जो गुण होते हैं वो मनुष्य के अंदर पहले होना चाहिए, उसी के कारण मनुष्य को सुख मिलता है। तो जितने भी उपयोगितावादी हुए इस तरह के गुणों की चर्चा नहीं की थी, केवल जॉन स्टुअर्ट मिल ने यह कहा था कि मनुष्य नैतिक होना चाहिए, आत्मिक होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, व्यक्तित्व विकास वाला होना चाहिए, तभी मनुष्य को क्या मिलता है, सुख मिलता है। और इसी के कारण उसको क्या कहते हैं, पहला व्यक्तिवादी कहते हैं। ठीक है। अंतिम उपयोगितावादी क्यों कहते हैं? अंतिम उपयोगितावादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने विचार कहां से प्रारंभ किए थे? बेंथम से। बेंथम के उपयोगितावाद से उसने अपने विचार प्रारंभ किए थे। तो इसका मतलब हम ये हो गया कि बेंथम के उपयोगितावाद से अपने विचार प्रारंभ किए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो बेंथम का शिष्य हो गया, बेंथम का अनुयायी हो गया मेरे दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल को पहला व्यक्तिवादी और अंतिम उपयोगितावादी क्यों कहते हैं। और एक बात और है कि बेंथम ने क्या कहा था कि राज्य की आज्ञा का पालन लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख मिलता है। ठीक है। और जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि लोग राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनमें अंतःकरण की भावना होती है, क्योंकि उनमें नैतिकता होती है। ठीक है। नैतिकता होती है, अंतःकरण होती है, तभी वो आज्ञा का पालन करते हैं। और जब नैतिकता होगी, अंतःकरण होगा, तो सुख तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे उसने संशोधन कर दिया था मेरे दोस्तों। तो ये आप याद रखना। अगला संशोधन देखते हैं, स्वतंत्रता के अंदर, स्वतंत्रता में संशोधन। स्वतंत्रता में संशोधन, स्वतंत्रता में संशोधन। दोस्तों ध्यान दो, बेंथम जो था, बेंथम ने केवल किस पे जोर दिया मेरे दोस्तों? बेंथम ने दिया सुख पे जोर। किस पे जोर दिया? सुख पे जोर दिया। और उसने कहा है कि सुख मिल जाए भले ही स्वतंत्रता क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। बेंथम की नज़रों में स्वतंत्रता का स्थान बिल्कुल नगण्य था। वो कहता है कि यदि एक तरफ सुख है और एक तरफ स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता को त्याग देना चाहिए और हमें तो सुख प्राप्त करना चाहिए। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल संशोधन करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, स्वतंत्रता के बिना सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि स्वतंत्रता एक आत्मीय भावना है और आत्मीय भावना के साथ साथ क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है, मानवीय अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसके बिना तो सुख मिल ही नहीं सकता। तो जहाँ बेंथम ने स्वतंत्रता को नगण्य माना, बेंथम के विचारों में स्वतंत्रता बिल्कुल गौण थी, तो वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों में स्वतंत्रता क्या हो गई, प्रबल हो गई, प्रबल समर्थक करने लग गया वो संशोधन। इस तरह से वो इसमें संशोधन होता है मेरे दोस्तों। तो वो इस स्वतंत्रता को आत्मीय अधिकार मानता है, मौलिक अधिकार मानता है, और इसी मौलिक अधिकार के कारण ही क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। अब आप सोचो यार, कम से कम मेरे दोस्तों, कि आपके स्वतंत्रता नष्ट कर दी जाए तो क्या आपका विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वही बात कौन कह रहा है? जॉन स्टुअर्ट मिल कहना चाह रहा है मेरे दोस्तों। आगे क्या है? उद्देश्य देखिए, जीवन का उद्देश्य 7 नंबर पर देखें, जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य, या हम ये कह सकते हैं कि इसके जगह पर राज्य के उद्देश्य, राज्य के उद्देश्य। भाई जीवन का उद्देश्य, राज्य का उद्देश्य बेंथम ने क्या माना था? बेंथम ने क्या माना था
कि एक ही उद्देश्य है सुख प्रदान करना, बेंथम। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल आए तो क्या कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? मानवीय गुण, मानवीय गुणों का विकास करना, मानवीय गुणों का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, मानवीय गुणों का विकास करना, व्यक्तित्व के गुणों का विकास करना, और सद्गुण, मनुष्य के अंदर सद्गुणों का विकास होना। ये मनुष्य के जीवन के उद्देश्य है मेरे दोस्तों, और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य को कानून नियम बनाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर यह संशोधन करता है कौन? जॉन स्टुअर्ट मिल, जबकि बेंथम ने ऐसी कोई शब्दावली नहीं दी थी। बेंथम ने तो एक ही कहा था कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सुख प्रदान करना होता है, और राज्य का उद्देश्य भी क्या है? कानून बनाकर सुख प्रदान करे। लेकिन मानवीय गुणों जैसी शब्दावली नहीं दी थी। तो ये जीवन का उद्देश्य है, पर्सनैलिटी का विकास करना, आत्मीय विकास करना। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। तो राज्य का एक आधार क्या है? अगला बात करते हैं 8 नंबर पर, राज्य का आधार। राज्य का आधार, राज्य का आधार। तो राज्य की उत्पत्ति व्यक्तिगत हित के लिए। बेंथम क्या मानता है कि राज्य की जो उत्पत्ति है, बेंथम क्या मानता है कि ये जो जैसे ये राज्य है, तो राज्य की उत्पत्ति क्या है? वो व्यक्तिगत हित के लिए हुई है, व्यक्तिगत हित। और व्यक्तिगत हित का मतलब सुख, व्यक्तिगत हित का मतलब सुख मानता है बेंथम। तो राज्य की उत्पत्ति व्यक्तिगत हित के लिए हुई है, व्यक्तिगत हित के लिए हुई है। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या हो गया? व्यक्तिगत हित हो गया। ठीक है, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहता है कि व्यक्तिगत हित के आधार पर राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई, तो कैसे हुई है? तो जॉन स्टुअर्ट कहते हैं कि नहीं, लोगों की इच्छा, लोगों की इच्छा के आधार पर क्या है? राज्य का निर्माण हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, और यहाँ पर इच्छा का मतलब क्या है? इच्छा का मतलब कोई संख्या नहीं है। जैसे बेंथम ने कहा था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख होना चाहिए, वो इच्छा का अर्थ संख्या नहीं है मेरे दोस्तों। तो संख्या का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर संख्या से अर्थ है गुण, संख्या का अर्थ है गुण हो, गुणवान, या गुण कह सकते हैं या गुणवान कह सकते हैं अपन, कि लोगों की एक ऐसी इच्छा जो एक तरह से गुणवान हो, लोगों की ऐसी इच्छा जिसमें लोगों का भला हो सके, एक गुणात्मक इच्छा, उसके कारण राज्य का विकास हुआ है। एक बार दोबारा सुन लो कि बेंथम के अकॉर्डिंग राज्य का विकास का आधार, राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है? व्यक्तिगत हित है। जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि व्यक्तिगत हित राज्य का आधार नहीं है, राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है? इच्छा। ठीक है, तो यहाँ इच्छा का अर्थ जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग संख्या नहीं है, यहाँ ये संख्या किसका प्रतीक है? गुण का। किसका प्रतीक है? गुण। ठीक है, गुणवान चीज का प्रतीक है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं कि एक दो पॉइंट और है, वो मैं आपको और बता देना चाहूंगा कि हस्तक्षेप की नीति 9 नंबर पर, हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति। देखो बेंथम जो था, बेंथम ने क्या कहा था कि राज्य को केवल आर्थिक क्षेत्र में या अपन ये कहें कि व्यापारिक क्षेत्र में राज्य को कतई बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात बेंथम ने कही थी। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए।
समझ में आ गया। तो बेंथम ने तो क्या कहा था कि राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अर्थात ए हस्तक्षेप लेसेज फेयर की नीति अपनाई थी बेंथम। लेसेज फेयर, ठीक है, जिसको अपन क्या कहेंगे, ए हस्तक्षेप की नीति। ये तो किसने अपनाई थी, बेंथम ने। बेंथम ने क्या कहा था कि राज्य को लेसेज फेयर की नीति अपनानी चाहिए, हस्तक्षेप की नीति अपनानी चाहिए, ताकि मुक्त रूप से व्यापार हो सके, मुक्त रूप से आर्थिक स्थिति सुधर सके। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं कि नहीं, आर्थिक क्षेत्र में तो क्या होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए। जबकि बेंथम क्या कह रहा था कि आर्थिक क्षेत्र में तो हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए, लेसेज फेयर की नीति होनी चाहिए। और जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कह रहा है कि आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में राज्य को क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि एक कल्याणकारी राज्य हो सके, ताकि पूंजीपति वर्ग नहीं बन सके, जो इनकम है, जो पैसा है, वो समान रूप से लोगों में डिवाइड हो सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो वो ये भी कहता है कि हस्तक्षेप की नीति अपनाते समय राज्य को क्या करना चाहिए, राज्य को उचित प्रतिबंध भी लगाना चाहिए, जहां उचित हो वहां पर प्रतिबंध भी लगाना चाहिए, ताकि लोगों को सकारात्मक रूप से सभी लोगों को फायदा पहुंच सके मेरे दोस्तों। तो ये आप समझ गए होंगे हस्तक्षेप की नीति। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आगे बात करते हैं। तो ये हस्तक्षेप वाली जो नीति है वो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी कौन सी पुस्तक में हस्तक्षेप नीति का सिद्धांत दिया था, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 के अंदर। तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1848 के अंदर हस्तक्षेप नीति वाला सिद्धांत इसी बुक के अंदर उन्होंने दिया था। वो कहते हैं कि समाज के अंदर सभी व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र से समान नहीं होते हैं, समाज में सभी व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र से समान नहीं होते हैं, इसलिए राज्य को आर्थिक क्षेत्र में क्या करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि लोग आर्थिक रूप से समान हो सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये यहाँ पर ये थोड़ा सा संशोधन करते हैं हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल। आगे चर्चा करें अपन कि समाज के बारे में क्या संशोधन था। याद रखना, समाज या अपन माने राज्य। तो देखो बेंथम तो क्या मानता था, समाज व राज्य को कृत्रिम मानता था। क्या मानता था, कृत्रिम। और हमारे जॉन स्टुअर्ट मिल क्या मानते हैं, मिल क्या मान रहे हैं, स्वाभाविक नैसर्गिक स्वाभाविक मानते हैं, ऑर्गेनिक मानते हैं राज्य को, समाज को। आप ये भी ध्यान रखेंगे मेरे दोस्तों। आगे क्या संशोधन करते हैं, मतदान प्रणाली देखते हैं। मतदान प्रणाली, हमारे बेंथम जी ने मतदान प्रणाली के बारे में कहा था कि मतदान प्रणाली कैसी होनी चाहिए, गुप्त मतदान प्रणाली। मतदान प्रणाली, तो बेंथम के अकॉर्डिंग प्रणाली कैसे होनी चाहिए, गुप्त मतदान प्रणाली होनी चाहिए। तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अकॉर्डिंग कैसी होनी चाहिए, खुला मतदान प्रणाली होनी चाहिए। तो ये याद रखना, ये कथन निष्कर्ष में प्रश्न आ सकते हैं आपके सामने कि मिल ने गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग किया, ठीक है। और दूसरे कथन में आ सकते हैं कि वह समाज को वह उपयोगितावाद में सुधार करना चाहते थे। तो ये गलत है, मिल ने गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग नहीं किया, गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग किया था बेंथम ने, जबकि मिल ने क्या किया था, खुला मतदान प्रणाली का प्रयोग किया था। अब आप कथन निष्कर्ष पे प्रश्न आ सकता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने खुला मतदान प्रणाली का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन आ सकता है, कथन आर में आएगा कि उसने
कि उसने, ताकि गणतंत्रीय व्यवस्था में सभी को फायदा हो सके मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से खतन निष्कर्ष में प्रश्न आ सकते हैं आपसे, तो ये याद रखेंगे आप लोग। और मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूँगा, मताधिकार। मताधिकार तो बेंथम ने तो क्या किया था, केवल पुरुषों को क्या दिया था, पुरुषों को मताधिकार का प्रयोग दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बेंथम ने तो क्या कहा था कि पुरुषों को मताधिकार होना चाहिए, महिलाओं को मताधिकारों से वंचित कर देना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कह रहे हैं कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी मतदान देना चाहिए, अर्थात वह महिला और पुरुषों दोनों को समान रूप से सार्वभौमिक मतदान देने की बात की है मेरे दोस्तों। और यही नहीं, ये इस तरह से मतदान वाली जो बात है, महिलाओं को बराबर अधिकार वाली बात थी, वो उन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक में दिया था ये सिद्धांत, द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन 1869। तो द सब्जेक्शन ऑफ वोमेन, इस बुक के अंदर उसने मताधिकार वाली बात की थी कि स्त्री और पुरुषों को समान मताधिकार मिलना चाहिए मेरे दोस्तों। तो आगे बात करते हैं कि प्रजातंत्र के बारे में, शासन के बारे में। प्रजातंत्र, बेंथम ने क्या माना, बेंथम के अकॉर्डिंग कौन सा प्रजातंत्र अच्छा होता है, गणतंत्रीय प्रजातंत्र या गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। याद रखना, बेंथम के अकॉर्डिंग गणतंत्रीय शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे मिल क्या कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का व्यक्तित्व अच्छा होता है, जिस समाज का, जहाँ के लोगों का व्यक्तित्व अच्छा होता है, या अपन ये कह सकते हैं कि जहाँ पर लोगों में बुद्धि, विवेक, समझ अच्छी होती है, वहाँ उन देशों के अंदर, उन क्षेत्रों के अंदर तो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था उत्तम होती है। लेकिन जहाँ पर व्यक्तित्व अच्छा नहीं होता है, बुद्धि विवेक नहीं होती है, तो वहाँ तो अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग कौन सी भी शासन व्यवस्था उपयुक्त हो सकती है। तो ये बात कहते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बेंथम का उपयोगितावाद है, उस उपयोगितावाद को पूरी तरह से बदल दिया जॉन स्टुअर्ट मिल ने। और जब बदल दिया तो स्वयं जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल स्वयं क्या कहता है कि मैं पीटर हूं जिसने अपना गुरु नकार दिया है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बेंथम के उपयोगितावाद में किस प्रकार से उन्होंने संशोधन किया, और पूरी तरह से संशोधन कर दिया एक तरीके से। और फिर वो बाद में ये कहते हैं कि मैंने उपयोगितावाद यानी बेंथम को गुरु बनाया ही नहीं, बिल्कुल संशोधन करके खुद ये कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल कि मैं पीटर हूं जिसने अपना गुरु नकार दिया है, अर्थात मैंने पूरी तरह से बेंथम के उपयोगितावाद को बदल दिया है, अर्थात मैंने उपयोगितावाद को गुरु नहीं बनाया, बेंथम को गुरु नहीं बनाया। तो मेरे दोस्तों आज की क्लास यहीं, आप लोगों को धन्यवाद। जहां रहो खुश रहो, मस्त रहो, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्तों। ठीक है, ओके।